सोचिए जरा, एक ऐसा साइंटिस्ट, एक सुपरस्टार जो 100 साल पहले पूरी दुनिया में छाया हुआ था, और आज आज हम में से ज्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। ये कहानी है सर जगदीश चंद्र बोस की, एक ऐसे जीनियस की जो कहीं खो गया। तो चलिए आज उनकी इस कमाल की दुनिया में झांकते हैं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी तारीफ नहीं है, ये शब्द पता है किसके हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन के। खुद आइंस्टाइन ने कहा था। अब जब आइंस्टाइन जैसा जीनियस किसी के काम को इतना बड़ा सम्मान दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। यह बताता है कि बोस का कद कितना कितना बड़ा था। बोस सिर्फ एक लैब में बंद रहने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो अपने जमाने के रॉक स्टार थे। जरा सोचिए, 1914 में वॉशिंगटन डीसी में उनका लेक्चर था, और दीवानगी का आलम यह था कि टेलीफोन बनाने वाले महान आविष्कारक ग्रैम बेल उनको सुनने आए, और उन्हें हॉल के अंदर घुसने तक की जगह नहीं मिली। इतनी भीड़, ये था उनका जलवा। तो फिर सवाल वही है, अगर बोस इतने बड़े नाम थे, इतने महान थे, तो आज हम उन्हें क्यों नहीं जानते? उनका नाम इतिहास की किताबों से गायब कैसे हो गया? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है पौधों से, उनके काम के सबसे, कह सकते हैं सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्से से। यही वो काम था जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और हां, बदनाम भी। बोस के दावे सुनकर तो उस जमाने के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। उन्होंने क्या कहा कि पौधों में भी हम जानवरों की तरह नसें होती हैं, उनका भी एक दिल होता है जो धड़कता है, वो महसूस कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं और चीजें याद भी रख सकते हैं। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि जिंदा और बेजान चीजों में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। सोचिए, ये उस वक्त के लिए कितना बड़ा धमाका होगा। लेकिन बोस ये सब बातें सिर्फ कह नहीं रहे थे, वो दिखा भी रहे थे। और उनका सबसे बड़ा हथियार था ये कमाल का इंस्ट्रूमेंट, क्रेस्कोग्राफ। ये उन्होंने खुद बनाया था, एक ऐसी मशीन जो पौधों की उन हरकतों को भी देख सकती थी जिन्हें हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। ये मशीन कितनी पावरफुल थी, अंदाजा लगाइए। ये किसी भी पौधे की मूवमेंट को 1 करोड़ गुना बढ़ाकर दिखा सकती थी। 1 करोड़ गुना, मतलब पौधे का बढ़ना जो हमें कभी दिखता नहीं, वो स्क्रीन पर एक तेज रफ्तार रॉकेट जैसा लगता था। और इसी क्रेस्कोग्राफ से बोस ने साबित कर दिया कि सिर्फ छुई मुई जैसे खास पौधे ही नहीं, बल्कि हर साधारण पौधा अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है। उसे छूने पर, केमिकल डालने पर, यहाँ तक कि आवाज से भी फर्क पड़ता है। उन्होंने पौधों की एक सीक्रेट दुनिया हमारे सामने लाकर रख दी। लेकिन जहां एक तरफ दुनिया हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ खासकर पश्चिमी वैज्ञानिक जगत में एक जबरदस्त विरोध की आग भड़क उठी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। सवाल यह है कि क्या यह विरोध सिर्फ विज्ञान को लेकर था, या इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? बोस पर इल्जामों की बौछार कर दी गई। कहा गया कि वो धोखेबाज हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, उनका काम विज्ञान नहीं बल्कि कोई जादू टूना है, रहस्यवाद है। उस दौर के एक बड़े ब्रिटिश साइंटिस्ट ने तो मजाक उड़ाते हुए बोस की तुलना सड़क पर जादू दिखाने वाले मदारी से कर दी थी। लेकिन देखिए, आज 100 साल बाद मॉडर्न साइंस मानती है कि बोस बिल्कुल सही थे। आज हमें पता है कि पौधों में ठीक वैसी ही इलेक्ट्रिक तरंगें दौड़ती हैं जैसा बोस ने उस जमाने में रिकॉर्ड किया था। मतलब वक्त ने उन्हें सही साबित कर दिया। अमेरिका में इस पूरी मुहिम के पीछे थे डैनियल टी मैकडूगल, एक बहुत ही पावरफुल आदमी जिनका अखबारों और साइंस जर्नल्स पर पूरा कंट्रोल था, और उन्होंने बोस के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैकडूगल की सोच कैसी थी, इसका अंदाजा उनके एक करीबी दोस्त चार्ल्स बी डेवनपोर्ट के इस बयान से लगता है। डेवनपोर्ट यूजीनिक्स नाम की एक नस्लवादी विचारधारा के बड़े पैरोकार थे, जो मानती थी कि कुछ नस्लें दूसरों से बेहतर होती हैं। ये उस दौर की वो गंदी मानसिकता थी। तो जो सबूत मिलते हैं वो साफ इशारा करते हैं कि बोस का विरोध सिर्फ साइंटिफिक नहीं था, इसके पीछे थी एक भारतीय वैज्ञानिक की कामयाबी से जलने की भावना, और उस वक्त समाज में गहराई तक फैला हुआ नस्लवाद। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बोस की विरासत सिर्फ पौधों तक ही नहीं थी। उनकी कहानी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे तो और भी ज्यादा गहराई में दफना दिया गया, और वो है फिजिक्स की दुनिया में उनका योगदान। हम सब जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि मार्कोनी के पेटेंट फाइल करने से 1 साल पहले ही
1895 में जेसी बोस कलकत्ता में दीवारों के आर पार वायरलेस सिग्नल भेजकर पब्लिक को दिखा चुके थे। जी हां, वो इस रेस में पहले थे। और ये सिर्फ रेडियो की बात नहीं है। बोस वो पहले इंसान थे जिन्होंने माइक्रोवेव बनाई और उस पर स्टडी की। उन्होंने पहला सेमीकंडक्टर डिटेक्टर बनाया, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बिना आज ना आपका फोन चल सकता है, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं। वो अपने वक्त से दशकों, शायद पूरी एक सदी आगे थे। तो फिर फिजिक्स में उनका नाम क्यों गुम हो गया? वजह थी बोस की अपनी सोच। उनका मानना था कि ज्ञान, नॉलेज पूरे इंसानियत का है, उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने किसी भी आविष्कार का पेटेंट नहीं करवाया, और शायद इसी महान सोच की कीमत उन्हें इतिहास में अपनी जगह गंवा कर चुकानी पड़ी। और अब इतने सालों बाद कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वहीं वापस आ रही है। आज की साइंस आखिरकार जेसी बोस के काम की अहमियत को समझ रही है। उनके जिन विचारों को कभी अजीब कहकर खारिज कर दिया गया था, वो आज मेनस्ट्रीम साइंस हैं। आज साइंस की एक पूरी ब्रांच है प्लांट न्यूरोबायोलॉजी। और जानते हैं ये क्या पढ़ती है? ठीक वही चीजें जो बोस एक सदी पहले बता रहे थे। आज उन्हें ऑफिशियली इस फील्ड का जनक, इसका फादर माना जाता है। वो कोई रहस्यवादी नहीं थे, वो एक विजनरी थे। जरा सोचिए, बोस के काम और हमारी आज की दुनिया में कितना गहरा कनेक्शन है। पौधों पर उनके काम ने स्मार्ट एग्रीकल्चर की नींव रखी। उनके माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंट्स के बिना वाईफाई, मोबाइल, रडार कुछ नहीं होता। और उनका सेमीकंडक्टर आज हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जान है। बोस का काम हमें यह भी याद दिलाता है कि साइंस सिर्फ पश्चिम की कहानी नहीं है, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। उन्होंने अपने काम में वेदांत के एकता के फलसफे को जोड़ा। ये दिखाया कि महान आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया को सिर्फ एक ही चश्मे से देखकर क्या-क्या खो रहे हैं। और बोस ने खुद क्या कहा था? हम चले जाएंगे, देश मिट जाएंगे, सिर्फ सच बचेगा। क्योंकि वो वक्त से परे है, वो अमर है। उन्हें नाम की परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ सच की तलाश थी। जेसी बोस की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। विज्ञान आखिर किन की कहानियों को याद रखता है और किन्हें भुला देता है? और ऐसे न जाने कितने और जीनियस होंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, जिनके आविष्कारों को हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर उनका नाम तक नहीं जानते।